प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, एक क्वेश्चन तो इतना बार आता है ना, हर एक साल छूटता है, नेक्स्ट साल आता है, फिर छूटेगा, नेक्स्ट साल आएगा, यानी कि आपको पेपर में हर साल रिपीटेड मिल जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए कितना बार आया है क्वेश्चन, 2013 में आया है, 15 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया, 23 में आया है, 25 में नहीं आया, 26 में 100% आने वाला है। एक क्वेश्चन ध्यान दे लीजिए, 100% आपको आ जाएगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कितने अच्छे तरीके से आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, जर्मनी कैसे बहुत सारा फ्रेगमेंटेशन में बटा हुआ था, कैसे वहां पे लोग आए, जैसे कि आपको इंपोर्टेंट लोग आए, क्या बताए थे कि जर्मनी के जो चांसलर था, ठीक है, जो कौन सा नीति अपनाया था, आयरन एंड ब्लड का नीति अपनाया। जर्मनी आएगा या फिर इटली आएगा या फिर ब्रिटेन आएगा, तीन में से एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने के लिए मिलता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कितना बार पूछा गया, 2014 में आया है, 2017 में आया है और 2020 और 2022 में आया है। ये भी क्वेश्चन हर 2 साल में पूछता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 24 में आया नहीं, 26 में आएगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए, ये है आपका सीबीएसई क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप इस चैनल पे आए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें होती हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर यानी कि द नेशनलिज्म इन यूरोप पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, तो आप आराम से बैठिए, खाने पीने का सामान जरूर रखिए, क्योंकि एक क्लास ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा लेकिन इतना दिमाग घुमाने वाला है, यानी कि इतना इजी तरीका से और इतना आराम से पढ़ाएंगे कि थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा तो सारा चीज़ याद हो जाएगा। और लेकिन आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप यहाँ पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं तो बिना कॉपी कलम के बैठने कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे बैठिए, पढ़िए और यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि जो हर साल आते हैं और इस साल भी यानी कि 2026 में जो भी बच्चा एग्जाम देने वाला है, क्या बोले कि 2026 में जो भी बच्चा एग्जाम देने वाला है तो वो फिक्स मान करके चलिए कि यही सेम टू सेम आपके एग्जाम में आने वाला है और आप इसको जाकर के लिखेंगे और आपको सोशल साइंस में फुल मार्क्स मिलेगा। इसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं यहां से क्वेश्चन देख के जाइए, हर साल आता है और इस बार भी आप कंफर्म मान के चलिए कि एग्जाम में आने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, आप इतना गारंटी के साथ मानिए। और यही सेम टू सेम क्वेश्चंस हर साल आता है और इस साल भी सेम क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देख लिए तो आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपिलेशन यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो बार बार आता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कल्चर इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा तो आस्क रिपीटेडली 2014, 2016, 2019 और 2022 यानी कि हर 2 साल 3 साल के अंतराल पे क्वेश्चन आता है, तो ए साल भी आने के चांसेस है। और जैसे कि ये रिसेंट एग्जाम में नहीं पूछा है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि ये एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन सिंपल बोल रहा है कि आखिर क्या रोल है कल्चर का। तो देखिए, टॉपर्स का माइंडसेट पढ़िए, क्या होता है, टॉपर्स कैसे लिखते हैं। आपको यदि यहाँ पे बताया जा रहा है ना तो आप टॉपर के माइंडसेट से चलिए। जैसे कि जब भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चंस को देखना है तो आपको बिल्कुल भी फ्लैशबैक में नहीं जाना है, आपको सोचना है कि आखिर क्वेश्चंस बोल क्या रहा है और किस तरीका से हम फ्रेम करेंगे कि एग्जामिनर का पूरा कंसंट्रेशन मेरे क्वेश्चन आंसर पे होगा। और यदि हम आंसर लिखे हैं तो हम उम्मीद भी करेंगे कि एग्जामिनर देखते ही में हमको फुल में फुल मार्क्स दे दे। तो कैसे फ्रेम करना है क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में क्वेश्चन को फ्रेम करना, किस पॉइंट को फ्रेम करना है, हाईलाइट करना, किस पॉइंट को हाईलाइट करना है। 2 चीज पे आपको फोकस करना है, हाईलाइट करना है, फ्रेम करना है। ये 2 चीज करना सीख गए तो आप इतना समझ के चलिए कि एग्जामिनर जो चेक करेगा आप कॉपी, उस पर उतना प्रेशर नहीं पड़ने वाला है और आप जो भी क्वेश्चंस को हाईलाइट करेंगे, जो भी आंसर को हाईलाइट करेंगे, वहीं से आपको आसानी से आंसर नंबर मिल जाएगा। अब कैसे इसको लिखेंगे, देखिए कल्चर क्या होता है बताए थे। कल्चर का सिंपल मतलब होता है कि जब आप लैंग्वेज के साथ, जब आप ट्रेडिशन के साथ किसी के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो उसी को कल्चर कहा जाता है। सॉन्ग के साथ जुड़े हुए रहते हैं, हेम्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो उसी को कल्चर कहा जाता है। तो जो भी यूरोपियन देश था यानी कि कल्चर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाया था, कल्चर निभाया था। कैसे निभाया था, आपको 2-3 एग्जांपल तो ऐसे ही बताए थे, लेकिन जो सबसे पहला तरीका तो रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का सिंपल मतलब बताए थे कि जब कोई भी इंसान
कोई भी एक देश के वासी जब अपने देश के साथ, कल्चर के साथ, लैंग्वेज के साथ अपने आप को बंधा महसूस करते हैं, अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं, उसी को रोमांटिसिज्म बोलते थे। यहाँ पे साइंस को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता था। किसको ग्लोरीफाई किया जाता था ना? कल्चर को ग्लोरीफाई किया जाता था, लैंग्वेज को ग्लोरीफाई किया जाता था। तो उस चीज पे ध्यान देना है। अब सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड शेयर हेरिटेज, अब इससे एक सिंपल मतलब है कि जब आप किसी के साथ एक कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर करते हैं और वहां का जो हेरिटेज है उसको शेयर करते हैं, तब जाकर के आपको फील होता है कि हम इस देश का निवासी हैं, इस देश का कल्चर को हम फॉलो करेंगे। अब सबसे जब भी एक क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स में आएगा। आपको 4 पॉइंट तो अच्छे तरीका से मेंशन करना है। फर्स्ट पॉइंट आपको रोमांटिसिज्म का एक्सप्लेन करना है, सेकेंड पॉइंट आपको आर्ट एंड लिटरेचर का एक्सप्लेन करना है, थर्ड पॉइंट फोक कल्चर को, और लास्ट पॉइंट आपको लैंग्वेज पे जोर डालना है। जैसे पोलैंड के एग्जांपल दिए थे, कैसे पोलैंड पे रसिया का पूरी तरीका से कब्जा हो गया था, और फिर कैसे वहां के जितने भी पॉप्स थे, जितने भी लोग थे, वह अपने लैंग्वेज के जहां भी जाते थे अपने ही लैंग्वेज में बात करते थे, पॉलिश लैंग्वेज में, और किस तरीका से रसिया सारे के सारे लोगों को साइबेरियन जेल में भेज दिया था। तो वही यहाँ पे अच्छे तरीका से एक्सप्लेन करना है। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म एक ऐसा कल्चर मूवमेंट होता है, यानी कि रोमांटिसिज्म इज ए कल्चर मूवमेंट। रोमांटिसिज्म फोकस ऑन इमोशंस, ये सबसे ज्यादा आपको इमोशंस पे फोकस करता है, ना कि साइंटिफिक चीजों पे फोकस करता है, इंट्यूशन पे फोकस करता है एंड मिस्टेरिकल फीलिंग पे फोकस करता है, rather than reasons and science to create a sense of shared collective heritage and a common culture past। देखिए अभी देखिए, चाहे बहुत पहले चले जाइए, पास्ट में चले जाइए, बहुत ज्यादा अभी के टाइम पे आपको एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा खासा दिखेगा, लेकिन उस टाइम पे एजुकेशन का लेवल बहुत ज्यादा कम था। 30%, 40%, 35% इसी के आसपास झूलते रहता था। तो इतना ज्यादा कम लोगों के पास नॉलेज था, तो लोग ना साइंस को उतना ज्यादा समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब उनसे कल्चर का बात किया जाता था, जब उनसे उनका ट्रेडिशन का बात किया जाता था, जब उनसे उनका लैंग्वेज का बात किया जाता था, तो उन लोग अपने आप को जुड़ा महसूस करते थे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखना है जो रोमांटिसिज्म होता है वह एक नेशनल ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये जो है इमोशंस को बहुत ज्यादा क्या करता है, मजबूत करता है। साथ में सेंस ऑफ कलेक्टिव चीजों को, यानी कि लोगों को फील करवाता है कि हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, हम लोग साथ में एक है, और तब जाकर के मैक्सिमम लोग सपोर्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट का लिखना है आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में। हर एक देश का अपना आर्ट होता है, हर एक देश का अपना लिटरेचर होता है, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उससे लोग अपने आप को जुड़े महसूस करेंगे। आर्टिस्ट एंड पोइट्स प्रमोट नेशनलिज्म, जितने भी आर्टिस्ट थे और जितने भी पोइट्स थे वह नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे थे। ऑफन बाय क्रिटिसाइजिंग द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, बताया था कि जो रीजन और साइंस था उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे थे, और इंस्टेड फोकसिंग ऑन इमोशंस एंड नेशनल सेंटीमेंट, यानी कि ज्यादातर नेशनल सेंटीमेंट पे ध्यान दिया जाता था। और ज्यादातर जैसे अभी इंडिया में देखिए, जब हम लोग आजाद हुए तो उस टाइम पे कितने अच्छे अच्छे गीत गाया जा रहा था, जैसे कि वंदे मातरम हो गया, जन गण मन हो गया, और बहुत सारे नारे लगाए जाते, स्लोगन दिए गए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। तो ऐसे ऐसे स्लोगन क्यों यूज किया जाता था। यहाँ तक कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, जब आप आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म इन इंडिया में, तो उसमें क्या किया गया था, जो महात्मा गांधी इतने ज्यादा पीस को प्रमोट करते थे, फिर भी लास्ट में बोल चुके थे करो या मरो, यानी कि डू और डाई। तो ये सब सारे के सारे स्लोगन इसलिए दिए जाते थे कि लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आए, लोगों के अंदर एक फीलिंग आए जिसमें सब लोग एक जैसा फील करे, सब लोग को लगे कि ये देश मेरा है, हम उससे जुड़े हुए हैं, मेरा कल्चर सेम है, मेरा लैंग्वेज सेम है। तो इसी चीज को यहाँ पे ग्लोरीफाई किया जाता था, ना कि इमोशन, यहाँ पे ना कि साइंस ग्लोरीफाई किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमोशंस और नेशनल सेंटीमेंट को बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या किया जाता था, ग्लोरीफाई किया जाता था। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, तो थर्ड पॉइंट आपको फोक कल्चर के बारे में बताना है। देखिए फोक कल्चर जो होता है ना, वह एक नॉर्मल लोगों के बीच में होता है, कॉमन पीपल के बीच में होता है। तो यहाँ पे मेनली जितने भी कॉमन लोग थे ना, उस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था, और जो कॉमन लोग थे उसी के बीच में, जैसे अभी आपके दादी होंगी, आपकी नानी होंगी, वो कहीं ना कहीं हमको बहुत ही अच्छे अच्छे कहानियां सुनाती है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जैसे जर्मन फिलोसोफर जिसका नाम क्या था, जोहान गोटफ्राइड हर्डर एंड अदर क्लेम दैट
ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर अमॉन्ग द कॉमन पीपल, जिसको डास्क वोक बोलते थे, याद है ना? आगे आपको दिया गया होगा, यहाँ पर नहीं है लेकिन याद रखिए किसके बीच में पाया जाता था? डास, जो कॉमन पीपल होता था उनके बीच में जो लैंग्वेज होता था, उनके बीच का जो कल्चर होता था उसको डास्क वोक बोलते थे। तो ये जो जोहान गॉटफ्राइड है ना हर्डर, वह मेनली क्लेम किया था कि जो भी जर्मन कल्चर है वह कहीं ना कहीं डिस्कवर जो होता है कॉमन पीपल के बीच में होता है, थ्रू किसके थ्रू होता है? फोक सॉन्ग के थ्रू, फोक पोइट्री के थ्रू एंड फोक डांसेस के थ्रू, विच वर कंसीडर्ड द ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म, जो कि एक ट्रू स्पिरिट दिखाता है नेशनलिज्म का। ये है थर्ड पॉइंट। आपका लास्ट पॉइंट है लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज में आपको एक और क्वेश्चन पूछता है कि हाउ लैंग्वेज प्ले इंपोर्टेंट रोल इन द नेशनलिज्म, या फिर इंपोर्टेंट रोल इन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो इसका भी आंसर आपको पोलैंड वाला देना है, जो बताए कि किस तरीके से रसिया उस पर कब्जा किया था और उसके बाद वहां के लोग अपने लैंग्वेज में बात करना प्रीफर किए और इतना ज्यादा पॉप को जेल में डाला गया, साइबेरियन जेल में, फिर भी वहां के लोग डरे नहीं। लास्ट पॉइंट है लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है? तो लैंग्वेज वाज क्रूशियल डेवलपमेंट इन नेशनल फीलिंग। देखिए लैंग्वेज जो होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी देश के लिए। हर एक देश चाहता है कि हम अपना लैंग्वेज बोले, ठीक है? वह कभी भी दूसरे के लैंग्वेज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। तो लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है नेशनल फीलिंग को डेवलप करने में। फॉर एग्जांपल इन द पोलैंड, जैसे पोलैंड में आपको पता है कि यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज बिकम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे रशियन आर्मी के लिए, रशियन लोगों के लिए जो था ना, इसके अपोजिट में जितना भी पॉलिश लोग थे वह पॉलिश लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर दिए थे, दिखाने के लिए हम आपका लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जो रसिया था ना वह मैक्सिमम स्कूल में, कॉलेजेस में, हर एक जगह पे रशियन लैंग्वेज को थोप दिया था, यहाँ तक कि इन लोग का अपना लैंग्वेज यूज भी नहीं करने दिया जाता था। तो इसी वजह से इन लोग जो थे ना पॉलिश के लोग, वो पोलैंड के लोग जो थे पॉलिश लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दिए एज अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट रशियन ऑक्यूपेशन, वेयर रसिया वाज फोर्सफुली इम्पोज इन द स्कूल। क्योंकि रसिया लैंग्वेज जो था ना, रशियन लैंग्वेज, वह फोर्सफुली इम्पोज कर दिया गया था। इसी वजह से जो पोलैंड के लोग थे वह बहुत ज्यादा मात्रा में अपने पॉलिश लैंग्वेज को प्रमोट करना शुरू किए थे। ये 4 पॉइंट था, चारों पॉइंट को लिखना है, फुल मार्क्स मिलेगा। और कितना बार आया है देख चुके हैं, बहुत बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। एक क्वेश्चन तो इतना बार आता है ना, हर एक साल छूटता है, नेक्स्ट साल आता है, फिर छूटेगा, नेक्स्ट साल आएगा। यानी कि आपको पेपर में हर साल रिपीटेड मिल जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए कितना बार आया है क्वेश्चन, 2013 में आया है, 15 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया, 23 में आया है, 25 में नहीं आया तो 26 में 100% आने वाला है। एक क्वेश्चन ध्यान दे लीजिए, 100% आपको आ जाएगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कितने अच्छे तरीके से आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, जर्मनी कैसे बहुत सारा फ्रेगमेंटेशन में बटा हुआ था, कैसे वहां पे लोग आए। जैसे कि आपको इंपोर्टेंट लोग आए, क्या बताए थे कि जर्मनी के जो चांसलर था, ठीक है, जो कौन सा नीति अपनाया था, आयरन एंड ब्लड का नीति अपनाया था। उसके बारे में बार बार एग्जाम पूछता है, कभी कभी तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, तो कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज अ प्रोसेस लेड बाय द प्रेशियन चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क। सबसे इंपोर्टेंट इंसान जो है वह आपको यही देखने के लिए मिलेगा। और इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स भी लिखना आता है कि आखिर था कौन ऑटो वन बिस्मार्क, कहाँ का था, क्या करता था और किस तरीके से जर्मनी को आजाद करवाने में हेल्प किया था, कैसे वो सारे लोगों को जोड़ने में, सारे लोगों को एक नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करने में हेल्प किया था। तो यहाँ पे देखेंगे इनके बारे में। तो जैसे ही जर्मनी के बारे में लिखना हो तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो किसका था, जो पूरा का पूरा जर्मनी का प्रोसेस चला वह प्रशियन आर्मी के अंडर में चला। जो प्रशिया का लीडर था उसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क, प्रशिया का जो चांसलर था उसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क, या फिर प्रशिया का चीफ मिनिस्टर जो था वो क्या था, ऑटोमन बिस्मार्क था। क्या था, चीफ मिनिस्टर कौन था, ऑटोमन बिस्मार्क था। तो जो चीफ मिनिस्टर था इसके बारे में भी कहीं पूछता है कि बताइए ऑटोमन बिस्मार्क एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। कैसे किया था, कैसे सब लोग को जोड़ा था। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि अर्ली नेशनलिस्ट एफर्ट 1848 मिडिल क्लासेस नेशनलिस्ट ट्राई टू यूनाइट द जर्मन कॉन्फेडरेशन। देखिए
जब मिडिल क्लास के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो वहां पे सरकार को उखाड़ फेंकते हैं। यहाँ पे भी सेम हुआ था, जो जर्मन का मिडिल क्लासेस लोग थे उन लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ चुके थे। क्यों? क्योंकि वहां पे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गया था, सोशल प्रॉब्लम आ गया था, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, तीनों प्रॉब्लम आ गया था। लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, ना तो जॉब मिल रहा था, ना ही खाने के लिए भोजन मिल रहा था, ना ही अनाज मिल रहा था, और ना ही अच्छे तरीके से खेती हो पा रहा था। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो वहां के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। तो 1848 आते आते वहां के लोग बहुत ज्यादा झला जाते हैं। झलाने के बाद क्या करते हैं? सरकार के खिलाफ निकल जाते हैं। जिस तरीके से आप नेपाल में प्रोटेस्ट देखे होंगे, उसी तरीका से जर्मनी में प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। सब लोग अपने आप को यूनाइट करना शुरू कर देते हैं इनटू द नेशन स्टेट, क्योंकि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था वो 39 स्टेट में बटा हुआ था। आप पहले देखे होंगे तो आपको याद होगा, जो 39 स्टेट में जर्मन कॉन्फेडरेशन बटा हुआ था, सब लोग अब अपने आप को यूनाइट करना शुरू कर देता है। और बट वर सपोर्ट सप्रेस बाय द मोनार्कियल एंड मिलिट्री, लेकिन जो मोनार्की था ना, वह इतना आसानी से तो इन लोग को एकजुट नहीं होने देगा। तो जो मोनार्की था वह क्या करता है? सारे के सारे जर्मन जो कॉन्फेडरेशन था उसको किसी न किसी तरीका से सप्रेस करने की कोशिश करता है, डराने धमकाने की कोशिश करता है, और जो भी रिवोल्ट शुरू हो रहा था उसको वहीं पे समाप्त करने का कोशिश करता है। लेकिन जो भी और भी बड़े बड़े जो रिवोल्यूशनरी लोग थे उन लोग सपोर्ट करते हैं और लास्ट में अपने देश को आजाद करवाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या लिखिएगा कि पर्शियन लीडर, यानी कि जो पर्सिया के लीडर थे उन लोग आगे आते हैं, बोलते हैं कि लीडरशिप को हम संभालेंगे और कैसे ना कैसे करके जर्मनी को आजाद करवाएंगे। तो जब पर्शियन लीडर थे, यानी कि पर्सिया द मोस्ट पावरफुल जर्मन, याद रखिएगा जो पर्सिया था वो बहुत ज्यादा पावरफुल जर्मन स्टेट था, टूक ओवर द यूनिफिकेशन कॉज, वो बोला कि नहीं हम क्या करेंगे, अभी रुकिए हम जिंदा हैं, ठीक है, यानी कि हम क्या करवाएंगे, स्टार्ट करे हैं, यानी कि अब हम जो लीडरशिप ले लिए हैं तो हम आजाद करवा के मानेंगे और सबको यूनिफाइड करके मानेंगे, ठीक है। विथ इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क, चीफ मिनिस्टर कौन था? ऑटोमन बिस्मार्क था। वह लीडरशिप को हेड करते थे। कोई भी मूवमेंट चलता है तो मूवमेंट चलाने में सारे लोग सपोर्ट करते हैं, सब लोग पैसा देते हैं, लेकिन एक इंसान हो तो जो लीडर बनता है। तो जो ऑटोमन बिस्मार्क था, जो कि रशिया का चीफ मिनिस्टर था, वह आता है, बोलता है कि भैया हम इसको लीड करेंगे, और वो लीड करना शुरू करता है, बिकम द की आर्किटेक्ट, और इसीलिए उसको की आर्किटेक्ट बोला जाता है। यानी कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में जो आर्किटेक्ट का काम किया था, जो बनाने का काम किया था, वो कौन किया था? तो आपको ऑटोमन बिस्मार्क किया था। इसीलिए ऑटोमन बिस्मार्क को आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मनी भी बोला जाता है। जैसे आपको इतना सुंदर सुंदर जर्मनी दिखता है ना, स्टार्टिंग में इतना सुंदर नहीं था, ये भी बहुत सारे पार्टों में बटा हुआ था, बहुत सारे कल्चर्स यहाँ पे भी डेवलप हो। कल्चर्स कहने का मतलब होता है कि जैसे इंडिया है तो आप इंडिया में देखिएगा तो इतने सारे स्टेट है, सबका कल्चर कहीं ना कहीं अलग है। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल जो सब लोग मनाते हैं, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल भी होते हैं जो लोगों को पता भी नहीं होता है। अभी के टाइम पे इतना ज्यादा इंटरनेट है तो लोगों को पता चल रहा है, पहले पता भी नहीं था कि कौन सा फेस्टिवल कौन सा राज्य में मनाया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि बिस्मार्क आता है, वो अपना स्ट्रेटजी बनाता है। कैसे बनाता है? तो बिस्मार्क स्ट्रेटजी, यानी कि बिस्मार्क का एक स्ट्रेटजी बनता है। कैसे बनाता है? तो बिस्मार्क यूज द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। याद की जो स्टार्टिंग में बताया था कि जो बिस्मार्क था वह चीफ मिनिस्टर ऑफ रशिया था और वह एक नीति अपनाया था, उसका नाम था ब्लड एंड आयरन का नीति। रियली ऑन द पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, जिसको किस पे हेल्प मांगता है? तो पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी टू अचीव यूनिफिकेशन रेदर देन द लिबरल आइडियाज। तो वह लिबरल आइडिया पे ध्यान दें कि लिबरल बताते, लिबरल क्या होता था? लिबरल यानी कि लेबर शब्द से बना था। लेबर का मतलब होता था फ्री, एंड लिबरलिज्म जो था उसका मतलब होता था फ्रीडम, यानी कि कोई भी इंसान अपने आप में जब फ्री महसूस करे तो उसी को लिबरलिज्म बोलते थे। तो जो बिस्मार्क था वह लिबरलिज्म का सहारा ना लेकर के सहारा लिया था आर्मी को और ब्यूरोक्रेसी को और यूनिफिकेशन में हेल्प किया था। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ क्या लिखिएगा? 3 बार यानी 3 बार लड़ा गया था जर्मनी के द्वारा 1864 टू 1871 के बीच में। रशियन फाउट एंड ऑन द 3 शॉर्ट्स डिसिसिव वार, 3 छोटा छोटा वार हुआ था और तीनों जीता था। सबसे पहले लड़ा था अगेंस्ट, ए पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ध्यान से देख, कहीं भी देख लीजिएगा आप, ए पॉइंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इतने सारे अच्छे अच्छे चैनल्स होंगे लेकिन ये पॉइंट आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ये पॉइंट हम खुद से एनसीईआरटी से ढूंढ करके आपके लिए लाए हैं कि आप अच्छे तरीके से एग्जाम को फ्रेम कर सके, जिससे आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दे।
तो 1864 में गेन टेरिटरी इंक्रीजिंग पर्शियन पावर, सबसे पहले 1864 में जब डेनमार्क से लड़ाई हुआ तो जीतता है, जीतने के बाद वह कुछ एरिया को कब्जा कर लेता है और पर्शियन आर्मी का पावर बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में 1866 में उसके साथ लड़ाई लड़ता है और ऑस्ट्रिया को हराता है, रिमूविंग इट एज अ राइवल फॉर डोमिनेट इन जर्मनी अफेयर। क्योंकि देखिए जब एक जगह पे एक जंगल में दो शेर होते हैं ना तो दोनों के पास पावर डिवाइडेड होता है, लेकिन जब एक ही शेर रहेगा तो पावर डिवाइडेड नहीं होगा, तो इसी वजह से उसको रिमूव किया जाता है क्योंकि जो राइवल डोमिनेंस को खत्म करता है और जर्मनी को इंडिपेंडेंस करवाने में हेल्प करता है। अगेंस्ट फ्रांस, फ्रांस के खिलाफ भी लड़ाई लड़ता है 1872 टू 1871 में, द प्रोवोक फ्रांस लीडिंग टू द यूनाइटेड जर्मनी फ्रंट अगेंस्ट द कॉमन इनेमी एंड कंप्लीटिंग यूनिफिकेशन। देखिए जर्मनी को फ्रांस को बोलता है कि भैया आप क्या कर रहे हैं, आप तो स्टार्टिंग में लड़ रहे थे, किसके लिए लड़ रहे थे कि हमको फ्रांस को आजाद करवाना है और आप खुद ही उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप आइए और प्रेस यानी कि जर्मनी को सपोर्ट कीजिए और जर्मनी को आजाद होने में हेल्प कीजिए, क्योंकि आप तो सबसे पहला थे। बताए थे ना कि फ्रांस में सबसे पहले क्या शुरू हुआ था, तो यूनिफिकेशन शुरू हुआ था, नेशनलिज्म शुरू हुआ था, तो बोलता है प्रोवोक करता है, उसके बाद में फ्रांस बोलता है ठीक है भैया आपको सपोर्ट करते हैं और फ्रांस इसको सपोर्ट देता है क्योंकि दोनों का एक ही कॉमन इंटरेस्ट था, दोनों चाहते थे क्या होना, आजाद हो। जैसे कि आपका इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट कॉमन है, कैसे कॉमन है, आप भी चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स आए और हम भी चाहते हैं कि आपका अच्छा मार्क्स आए, तो इसी वजह से दोनों का इंटरेस्ट कॉमन है, तो इसी वजह से हम लोग आज दोनों पढ़ रहे हैं साथ में। तो यहाँ पे भी जो पर्शियन था यानी कि जो जर्मनी था वो भी आजाद होना चाहता था और फ्रांस जो था वो भी चाहता था कि बाकी देश भी आजाद हो, तो इसी वजह से फ्रांस भी सपोर्ट कर देता है। नेक्स्ट देखिए लास्ट पॉइंट है प्रोक्लेम्ड ऑफ द जर्मन एम्पायर। उसके बाद जर्मनी जीतता है 1871 में और जब 1871 में जीता तो किसी न किसी को तो राजा, देखिए उस टाइम पे ना कोई कितना भी फ्री हो जाए लेकिन एक कोई ना कोई राजा होता था जो पूरे एरिया को कंट्रोल करता था, या तो पूरा मोनार्की का पावर होता था या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता था, उसके अंदर मोनार्की के पावर को डिफाइन किया जाता था और उस रूल से जो मोनार्की था वह रूल करता था, यानी कि अपना मर्जी नहीं चलाता था, लोगों को वोटिंग का राइट्स दिया गया था, जैसे एक्टिव और पैसिव पर्सन बताया था ना कि एक्टिव लोग जो पैसिव जो कि वोटिंग करते थे और पैसिव जो वोटिंग नहीं करते थे, तो यही सेम चीज यहाँ पे होता था। ठीक है, अब 1871 में क्या होता है, जर्मन एम्पायर बनता है आफ्टर विक्ट्री ओवर द फ्रांस, जब फ्रांस से जीत जाता है और विलियम वन ऑफ द पर्सिया वाज, ठीक है, यानी आफ्टर विक्ट्री ओवर फ्रांस, यानी फ्रांस जो होता है ना वो क्या करता है, जब उसको फ्रांस लास्ट वार किससे होता है, फ्रांस से, वार नहीं होता फ्रांस से, मतलब इतना समझ लीजिए फ्रांस को थोड़ा सा टीज करता है कि भैया आप भी थोड़ा बड़ा उछल रहे हैं तो आपको भी हम पावर नहीं देंगे और ये हम लोग खुद से किए हैं तो हम लोग खुद ही आजाद होंगे। और विलियम फर्स्ट ऑफ प्रसिया यानी कि प्रसिया का जो हेड था वो कौन था, विलियम फर्स्ट था, वह राजा बनता है, प्रोक्लेम जर्मन इंपेयर इन द हॉल ऑफ मिरर। पूछा था हॉल ऑफ मिरर क्या था, तो हॉल ऑफ मिरर एक प्लेस ऑफ वर्जेली में एक जगह था जहां पे मेनली विलियम फर्स्ट का क्या किया गया था, कोरोनेशन किया गया था, यानी कि वहां पे उसको राज सिंहासन पे बैठाया गया था जर्मनी का, मेकिंग द ऑफिशियल यूनिफिकेशन। उसके बाद 1871 में ऑफिशियल यूनिफिकेशन हो जाता। पूछा जाता है जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ था, तो आप क्या बोलिए कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ था, जर्मनी यूनिफिकेशन 1871, ध्यान रखिए कौन बना था, विलियम फर्स्ट। कौन बना था, विलियम फर्स्ट किंग बना था, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये भी क्वेश्चन या तो जर्मनी आएगा या फिर इटली आएगा या फिर ब्रिटेन आएगा, तीन में से एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने के लिए मिलता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कितना बार पूछा गया है, 2014 में आया है, 2017 में आया है और 2020 और 2022 में आया है। ये भी क्वेश्चन हर 2 साल में पूछता है, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा 24 में आया है नहीं, 26 में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें भी जब भी यूनिफिकेशन आएगा तो आपको 4 से 5 पॉइंट एक्सप्लेन करना है, जो भी आपके दिमाग में एक्सप्लेन कीजिए, कैसे कहानी के साथ बताते, सारे कहानी को अच्छे तरीके से फ्रेम करके एग्जाम में लिखिए, डेट्स को मेंशन करना है, पर्सन को मेंशन करना है और जो जो देश शामिल थे उसको मेंशन करना है, तभी जाकर के आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर देगा, वरना नंबर काट लेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
सबसे फर्स्ट पॉइंट, डिवाइड इटली, यानी कि डिवाइड, पता है इटली कितना पार्ट में डिवाइडेड था? टोटल 7 पार्ट में डिवाइडेड था, लेकिन सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा था, सार्डिनिया पेटिमेंट, जिसका राजा कौन था? इटली का डायनेस्टी का रूल्स करने वाला था। बाकी सारे जगह पे अलग अलग राजा थे, अलग अलग जगह के, जर्मन कुछ थे, कुछ फ्रांस के थे, अलग अलग जगह के थे, लेकिन सिर्फ एक रीजन था सार्डिनिया पेटिमेंट, वहां का राजा कौन था? तो वहां का जो इटली था वहीं के राजवंश का एक इंसान था। ठीक है, अब क्या होता है कि डिवाइडेड इटली इनटू द अर्ली 19th सेंचुरी वाज फ्रेगमेंटेड इनटू द मैनी स्टेट, यानी कि टोटल 7 स्टेट में क्या था? डिवाइडेड था फॉरेन कंट्रोल, स्पेशली ऑस्ट्रिया इन द नॉर्थ, मेनली देखिएगा तो जो ऑस्ट्रिया नॉर्थ में था वो। ठीक है, अब एक इंसान याद कीजिए, गुसेपे मेज़नी, जिसका जन्म जेनेवा में हुआ था। तो जो गुसेपे मेज़नी होता है ना, वह क्या करता है? तो सबसे पहले 2 सोसाइटी बनाता है, याद है ना, 2 सेक्रेट सोसाइटी का स्थापना करता है। अब वो जो सोसाइटी था कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं था, लेकिन लोगों के दिल में, लोगों के माइंड में नेशनलिज्म का भावना पैदा करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। ठीक है, तो जो गुसेपे मेज़नी था, यानी कि द आइडियोलॉजी स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडिया थ्रू द सेक्रेट सोसाइटी, यानी कि एक सेक्रेट सोसाइटी बना करके वह लोगों के बीच में नेशनलिस्ट का फीलिंग को डेवलप कर रहा था। यंग इटली बनाया था, इंस्पायरिंग पीपल फॉर यूनिटी एंड डेंडेड, जो कि वहां के लोगों को यूनिटी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए इंस्पायर किया था। बोला था कि भैया आप लोग कब तक रहिएगा, किसके अंडर में? तो राजा के अंडर, मोनार्की के अंडर में। सब लोग प्रोटेस्ट कीजिए, सब लोग रिवोल्ट कीजिए और यहाँ पे राजा को हटाइए, आपके पास पावर है, यानी कि आपका हेड कौन होगा उसको चयन आप करेंगे, उसको चूज आप करेंगे। और इसी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ था, यानी कि लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे, किससे? तो गुसेपे मेज़नी से। उसके बाद कौन आता है? तो काउंट काउर आता है। वह क्या करता है? तो डिप्लोमेटिक या टैक्टफुल डिप्लोमेटिक एक्ट के द्वारा मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पेडिमेंट, यानी जो सार्डिनिया पेडिमेंट का मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वह क्या ही यूज डिप्लोमेसी, वह डिप्लोमेसी का यूज करता है। डिप्लोमेसी का सिंपल मतलब होता है कि जब आप किसी देश के साथ बात विचार से किसी चीज को हल करते हैं, उसी को डिप्लोमेसी बोलते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमेसी के द्वारा, डिप्लोमेसी एंड एलियंस बना करके, यानी कि जो देश इसके सपोर्ट में थे उसको बोलता है कि भैया आप आइए सपोर्ट कीजिए हमको, और उसके साथ अलायंस बना लेता है, नोटेबली विथ फ्रांस, मेनली फ्रांस के साथ में, टू डिफीट ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया को 1859 में हराता, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो था ना बहुत ज्यादा मजबूत था नॉर्थ में। ठीक है, पूरा कंट्रोल मैक्सिमम उसी के पास था। ठीक है, और गेनिंग लैम्बोर्डी और सार्डिनिया, और उसके बाद क्या करता है? लैम्बोर्डी और सार्डिनिया को जीतता है। लास्ट में एक इंसान आता है गुसेपे गैरिबोल्डी। गुसेपे गैरिबोल्डी द रिवोल्यूशनरी लेड द रेड शर्ट मूवमेंट, कौन शुरू करता है? तो रेड शर्ट मूवमेंट शुरू करता है। लिबरेटेड साउदर्न इटली, और जो साउथ का इटली यानी कि जो 2 सिसिली स्टेट बताए थे ना, तो सिसिली एंड नेपल्स एंड वॉलेंटरी हैंडेड टेरिटरी टू सार्डिनिया पेडिमेंट, और उसके बाद क्या करता है? तो सार्डिनिया पेडिमेंट को पूरा का पूरा जो एरिया कब्जा करता है उसको दे देता है। कौन दे देता है? तो गुसेपे गैरिबोल्डी। तो जिस तरीका से हम लोग जर्मनी में देखे सिर्फ एक ही इंसान का नाम आया था, लेकिन यहाँ ऑटोमन बिस्मार्क का, लेकिन यहाँ पे आपको 3 इंसान का नाम देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा गुसेपे मेज़नी का नाम, फिर कैमिलो डी काउर का देखने के लिए मिलेगा, और लास्ट में आपको मिलेगा किसका नाम? तो आपको गुसेपे गैरिबोल्डी का नाम मिलेगा। ये 3 पर्सन यहाँ पे थे जो अलग अलग तरीका से, जैसे कि गुसेपे मेज़नी जो था वह क्या किया था? तो जर्मन लोगों, इटली के लोगों में सबसे पहले नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप किया था, और उसके बाद कैमिलो डी काउर आता है जो डिप्लोमेसी के थ्रू क्या करता है? हल करता है, और उसके बाद लैम्बोर्डी सार्डिनिया पेडिमेंट के एरिया को कब्जा करता है और ऑस्ट्रिया को हराता है। कब? 1859 में। लास्ट आता है गुसेपे गैरिबोल्डी, और यह क्या करता है? तो 2 सिसिलीज जो स्टेट था उसको हराता है, हरा करके उसका जो पार्ट था वो सार्डिनिया पेडिमेंट को हैंड ओवर कर देता है। यूनिफिकेशन अचीव हो जाता है इन 1861। वो कब हुआ था? 1871 में हुआ था, जर्मनी, याद रखिएगा कब हुआ था? 1871 में। लेकिन 1861 में होता है, यहाँ पे राजा कौन बनाया जाता है? वहां पे विलियम फर्स्ट था, और यहाँ पे विक्टर इमैनुअल द्वितीय को राजा बनाया जाता है। किसको? विक्टर इमैनुअल द्वितीय बिकम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, यूनाइटेड किंग बनता है, मार्किंग द कंप्लीशन ऑफ द यूनिफिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे जाकर के पूरी तरीका से यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है किसका? इटली का, और इटली आजाद होता है। ठीक है, टिप याद रखिएगा, हमेशा टिप्स भी आपके लिए लिख दिया गया है कि हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज इंक्लूडिंग मेज़नी को
जरूर एक्सप्लेन करना है। हो सके तो बिजली का जो 2 सेक्टर सोसाइटी था उसको भी एक्सप्लेन करें, ठीक है। कौन से लोग इसमें सब यंग माइंडेड लोग शामिल हुए तो उसको भी एक्सप्लेन करें। सेकेंड, कैमिलो डी कार्बो को एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से हेल्प किया था। और लास्ट में गैरिबोल्डी को बताना है कि गैरिबोल्डी क्या शुरू किया था, रेड शर्ट मूवमेंट शुरू किया था, इसको एक्सप्लेन करना है। और विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो कि वहां का राजा बनता है उसके बारे में बताने की वही क्या करता है, सार्डिनिया पेटिमेंट जो था उसका राजा यही रहता है। 1861 में मैक्सिमम मार्क्स यदि आपको चाहिए तो उसके लिए तीनों पॉइंट को ऐड करें। जब तक ये पॉइंट ऐड नहीं करेंगे तो जो एग्जामिनर होगा ना आपको फुल मार्क्स नहीं देगा, किसी न किसी तरीके से समझे कि इस बच्चे के पास पूरा नॉलेज नहीं है और पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट को जरूर करें, ये पॉइंट आपके लिए स्पेशल लाया गया बहुत ही मेहनत से, और ये पॉइंट आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। यदि मिल गया तो आप मैसेज कीजिएगा, सर आप तो झूठ बोलते हैं। बिल्कुल झूठ नहीं है, सारा का सारा पॉइंट आपके लिए स्पेशल बनाया गया है और किस तरीके से मैक्सिमाइज करना है मार्क्स को उसके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑटोमन। अभी बताया कि ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में बहुत बार पूछा गया है। अब ये कितना बार है, 2015, 18, 21, देखिए 3 बार एग्जाम में आ चुका है और आने वाले एग्जाम में हमेशा आपको हर साल देखने के लिए मिलता है। एक छोड़ करके प्री बोर्ड होने वाला है, या तो प्री बोर्ड में आ जाएगा फिर फाइनल एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर, इसको छोड़ा नहीं सकते हैं। अभी बताए थे जो ऑटोमन बिस्मार्क था वह कहाँ का था, जर्मनी का था। क्या था जर्मनी का, तो चीफ मिनिस्टर था। क्या करता है जर्मनी में, तो वहां का जो राजा रहता है ना वह इसको सारा का सारा काम भार दे देता है कि भैया तुम जाओ और तुम जाकर के प्रशियन आर्मी की हेल्प से क्या करो, हमारे देश को यानी जर्मनी को यूनिफाई करने का काम करो। यह प्रशियन आर्मी का हेल्प लेता है, ब्यूरोक्रेसी का हेल्प लेता है और साथ में जो भी बड़े बड़े लोग थे, अमीर थे, उनका हेल्प लेता है और ले करके फंड करवाता है और उसके बाद जाकर के अपने आर्मी को अलग अलग राज्य में जाता है, सबको सपोर्ट लेता है, सपोर्ट गेन करता है और एक आयरन एंड ब्लड का नीति अपनाता है जिसके द्वारा जर्मनी को आजाद करवाने में हेल्प करता है। यही सारे पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि ऑटोमन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से करता है। 3 वार्स बताए थे, 7 साल में 3 बार लड़ता है, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ। इंडेड इन प्रसिया विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ। एक चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे सर लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे फ्रांस को हराता है और क्या है, इंडेड इन पर्शियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। इन जनवरी 1871 जो प्रशियन का किंग था विलियम फर्स्ट, उसको प्रोक्लेम करवाया जाता है मिलन ऑफ हॉल में। सबको क्या करवाया जाता है, जर्मनी में क्या करवाया जाता है, सबका जर्मनी का राजा बनाया जाता है। पूरा का पूरा इसको लीड करने वाला कौन था, तो जो जर्मनी का चीफ मिनिस्टर था ऑटोमन बिस्मार्क वही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपको पूछता है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या पूछता है कि व्हाट वाज द जोलबेरी। याद कीजिए जोलबेरी क्या था, जोलबेरी एक कस्टम यूनियन था जो कि प्रशिया शुरू किया था और इस टाइम पे जितने भी करेंसीज थे, जितना भी वेट मैनेजमेंट का अलग अलग सिस्टम था, सबको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था और सिर्फ 2 ही करेंसीज को वहां पे लागू रखा गया था, ठीक है। तो आपको वेरी कॉमन ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेटिव यानी कि हर साल आज अगला साल हमेशा पूछेगा। ध्यान रखिए 2 इसका फीचर्स ये पूछता है। तो सबसे पहले जोलबेरी को एक्सप्लेन करना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट वाज जोलबेरी स्टेट एनी 2 of its features। सबसे पहले जोलबेरिन was a custom union formed in 1834 among the German state under the Prussian, which abolished internal tariff and promoted free trade between the state। क्या किया था कि 1834 में प्रशिया के द्वारा इस यूनियन को स्थापना किया गया था among the German state यानी जर्मन स्टेट जो 39 फेडरेशन थे उसके बीच में, और अंडर प्रशिया which abolished internal tariff जो इंटरनल टैरिफ था हर एक जगह में 5% देना पड़ता था उसको खत्म करता है और प्रमोट अ फ्री ट्रेड बिटवीन द प्रमोट करता फ्री ट्रेड को बिटवीन दिस स्टेट यानी उस जो 39 स्टेट था उनके बीच में, और इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक यूनिटी एंड लेड द फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन में भी हेल्प करता है क्योंकि अब यहाँ तक लोग कॉमन नहीं थे, लेकिन जब 1834 में क्या बनाया जाता है, जोलबेरी बनाया जाता है, तो लोगों को लगता है कि भैया जब हमारा कल्चर सेम है, हमारा ट्रेडिशन सेम है और साथ में हमारा मनी भी सेम है और उसके बाद जो हमारा देश है वहां पे करेंसी भी सेम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी नेशनली
नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप होने में लोगों को हेल्प मिला था। ठीक है, 2 फीचर्स पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फीचर्स लिखिएगा कि जो फ्री ट्रेड था वह स्टेट के बीच में हो गया था, इंटरनल कस्टम को ड्यूटीज को रिमूव किया गया था, अलाउइंग गुड्स टू मूव फ्रीली बिटवीन द मेंबर स्टेट, यानी कि जो मेंबर स्टेट थे उनके बीच में फ्री तरीका से गुड्स और ट्रेड का अच्छे तरीका से ट्रेडिंग हो पा रहा था। प्रशिया लीडरशिप बताया था, प्रशिया इसको लीड कर रहा था और प्रशिया लीड द जोल्वेरिन, यानी कि जोल्वेरिन को बनाने में प्रशिया का हाथ था। इंक्रीजिंग इट पॉलिटिकल, क्योंकि अब कोई भी देश किसी चीज को शुरू करता है तो बाकी देशों की नजर में वह लीडर बन जाता है, तो प्रशिया यहाँ पे लीडर का काम करता है। एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ओवर अदर जर्मन स्टेट, और जितने भी जर्मन स्टेट थे वहां पे प्रशिया का इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द फीमेल एलिगरीज ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी, व्हाट डिड दे सिंबलाइज। याद कीजिए, जर्मनी में क्या था, जर्मेनिया थी, और फ्रांस में कौन थी, तो आपका मरियान थी। तो जर्मनी में जर्मेनिया और फ्रांस में मरियान, दोनों का फिगर क्यों, जैसे कि हमारे देश में भारत माता का फिगर बनाया गया है ना, उसी तरीका से यहाँ पे इसका जर्मनी में जर्मेनिया का और फ्रांस में मरियान का पिक्चर बनाया गया था। यह हमें सिंबलाइज करता था फ्रीडम को, किसको, फ्रीडम को सिंबलाइज करता था। एक ऐसा एलिगरी था जहां पे लोगों को फील होता था कि हम लोग फ्री हैं, हम लोग आजाद हैं, और इसमें हीरोइज्म का प्रतीक था और अलग अलग चीजों को ऐड किया गया था जिससे लोगों को ये फील हो सके कि हमारा देश एक है और हम लोग एक देश के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए फिगर बनाया जाता है। ये एग्जाम 2015, 19 और 21 में पूछा गया था। ठीक है, यानी कि हर 2 साल में ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है। फ्रांस फीमेल एलिगरी मरियान सिंबलाइज लिबर्टी एंड रिपब्लिक, यानी कि जो मरियान थी वह किसको सिंबलाइज करती थी, लिबर्टी को, रिपब्लिक को, रीजन्स एंड फ्रेटर्निटी ऑफ्टेन सीन विथ रेड कैप, और जो दिखती है मरियान वो किसके साथ दिखती है, एक रेड कैप के साथ दिखती है। जर्मनी इज जर्मेनिया, जर्मनी में जो थी वह जर्मेनिया थी। रिप्रेजेंटिंग जर्मन, जो कि जर्मन के यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है, उसके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है, एंड हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करती है। ऑफ्टेन विथ ओक लिप्स बोथ फिगर गिविंग एब्स्ट्रैक्ट नेशन आइडिया, दोनों जो देश हैं वह एक एब्स्ट्रैक्ट नेशनल आइडिया को क्रिएट करते हैं। कॉन्क्रीट यूनिफिकेशन एंड इंस्पायरिंग फीमेल फॉर्म, और फीमेल फॉर्म को इंस्पायरिंग करने का काम करते हैं। देखिए, जर्मनी में जर्मेनिया, फ्रांस में मरियान, दोनों के बीच में डिफरेंस दिया गया है। जर्मनी में यानी जो जर्मेनिया था उसका सिंबल क्या था, तो जर्मन यूनिटी, स्ट्रेंथ, करेज एंड जर्मनेशन। अपीयरेंस क्या था, ऑफ्टन डिपिक्टेड विद द क्राउन, यानी कि वह क्राउन ओक अपने सर पे पहने हुई थी, क्राउन ओक लिप जो कि एक हीरोइज्म को प्रेजेंट करता था, और स्वार्ड ली हुई थी, एंड समटाइम्स द जर्मन फ्लैग, कभी कभी उनके हाथ में जर्मन फ्लैग भी देखने के लिए, जैसे हमारे भारत माता के हाथ में क्या रहता है, तिरंगा रहता है ना, उसी तरीका से यहाँ पे जर्मन फ्लैग भी देखने के लिए मिलता है। पर्पस क्या था, टू एम्बॉडी द इंस्पिरेशन फॉर अ यूनिफाइड जर्मनी नेशन, सब लोगों को एक बताना, एक प्रतीत करवाना कि हम लोग किसी एक ही देश के लिए लड़ रहे हैं, ना कि अलग अलग देश के लिए लड़ रहे हैं। स्पेशली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी मूवमेंट फॉर यूनिफिकेशन, क्योंकि जब 19th सेंचुरी में मूवमेंट शुरू हो चुका था यूनिफिकेशन का, उस टाइम पे सबसे ज्यादा सपोर्ट हुआ था, सबसे ज्यादा हेल्प हुआ था, और लोग कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत ज्यादा क्या थे, इन्फ्लुएंस थे, क्या थे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मरियान फ्रांस की थी, इसका सिंबल क्या था, लिबर्टी, रिपब्लिक, रीजन एंड द मोटो इनका मैंने लिबरेट करना था। एज ए लाइट क्या है, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अपीयरेंस कैसा दिखती थी, तो वेयर अ फ्रैजियन कैप, यानी कि रेड कैप ऑफ द लिबर्टी पहनती थी। कैरीज द फ्रांस ट्राइकलर फ्लैग, फ्रांस का जो ट्राइकलर फ्लैग था उसको अपने हाथ में लिए रहती थी। एंड डिपिक्टेड एज अ स्ट्रॉन्ग मैटरनल फिगर, और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैटरनल फिगर के रूप में दिखाई देती थी, फिगर के रूप में सामने नजर आती थी। पर्पस क्या था, टू पर्सोनिफाई द फ्रेंच नेशन, जो मैंने फ्रेंच नेशन था उसको पर्सोनिफाई करना, उसको एक रिवोल्यूशनरी आइडिया को पुश करना, एंड फोस्टरिंग नेशनल यूनिटी एंड पैट्रियोटिज्म, और साथ में पैट्रियोटिज्म को बहुत ज्यादा मात्रा में फोस्टर करना, बढ़ाना। ठीक है,
स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, आखिर ब्रिटेन का क्या था स्ट्रेंज केस, कैसे ब्रिटेन बताया था। ब्रिटेन में 3 टाइप के लोग रहते थे, ठीक है। अब वो तीनों लोग किस तरीका से अपने देश के लिए लड़ते हैं, लेकिन जो इंग्लैंड होता है वह बहुत ज्यादा वेल्दी हो जाता है, और जो इंग्लैंड का पार्लियामेंट रहता है बाकी लोगों को किसी न किसी तरीका से इनकॉर्पोरेट कर लेता है। यहाँ पे मेरे 3 टाइप के लोग रहते थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश, ठीक है। अब ये जो तीनों लोग यानी कि द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वाज अ स्ट्रेंज केस बिकॉज इट वाज रिजल्टेड फॉर अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस ऑफ नॉट सडन अपील, यानी कि यूनिफिकेशन जो ब्रिटेन था वह ऐसा मूवमेंट नहीं था कि बस 10 साल 20 साल 30 साल तक कोई भी अनसर्टेनिटी आया वहां पे लोग रोड पे निकले और देश को बना दिए। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। यहाँ पे इंग्लैंड छोटे छोटे आइलैंड देशों का ग्रुप था। अब अलग अलग देश था, अलग अलग इतने ग्रुप था, अलग अलग कल्चर्स था, अलग अलग ट्रेडिशन था। तो जो इतने सारे ट्रेडिशंस थे, इतने सारे कल्चर्स थे, तो कभी भी लोग चाहते ही नहीं थे भैया मेरा कल्चर अलग है तो हम किसी देश में क्यों मिलेंगे। लेकिन इंग्लैंड उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इंग्लैंड बहुत सारे देशों को कब्जा करके रखा हुआ था, वहां से भर भर के पैसा चोरी करता था। अब इतना पैसा चोरी कर रहा है तो चाहता था कि हमारा देश मजबूत हो, तो उसके लिए जितने भी देश थे ना, आयरिश थे, आयरलैंड यानी कि वेल्स थे, ठीक है, स्कॉटलैंड, सब देशों को किसी न किसी तरीका से बांटता है और डिवाइड एंड रूल करके उसको लास्ट में अपने ही देश में लड़वा देता है, फिर सबको अपने देश में मिला लेता है और वहां से जाके ग्रेट ब्रिटेन का स्थापना करता है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज केस बन जाता है। द इंग्लैंड पीपल यानी जो इंग्लैंड पीपल थे वो बहुत ज्यादा रिच हो चुके थे एंड प्रोस्पोरस हो चुके थे ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि उस टाइम पे 90th सेंचुरी में 80th सेंचुरी में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो चुका था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा प्रोस्पोरस हो चुके थे, और जब पावरफुल होता है कोई भी लोग तो चाहता है कि पूरी एरिया को कंट्रोल करके रखे, और जो इंग्लिश पार्लियामेंट था एज ए रिजल्ट बिकम मोर पावरफुल। तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट था वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था एंड सीज पावर फ्रॉम मोनार्की 1688। तो देखिए जो मोनार्की था ब्रिटेन में उससे जो पावर था उसको कम कर दिया गया था। क्या किया गया था? यानी पावर को खींच लिया गया था। कि कौन ले लिया था सारे पावर को? तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट था वह ले लिया था 1688 में। इंग्लैंड डिसाइडेड टू एक्सपेंड टेरिटरी। तो इंग्लैंड सोचता है कि भैया अपना टेरिटरी को और भी ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। इंग्लैंड हैड अ हायर पॉपुलेशन दैन द प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। तो इंग्लैंड में बहुत सारे लोग जो थे वो किसके थे? जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे उनका मात्रा बहुत ज्यादा था। तो इन लोग चाहते थे कि हम लोग पूरे के पूरे आइलैंड ग्रुप को अपने अंडर में रखें। तो दे अलोंग विथ द हेल्प द प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन। तो इसीलिए इन लोग सबसे ज्यादा मात्रा में जो भी प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन थे जिस जिस देश में वहां पे सपोर्ट करना शुरू करते हैं। एंड इन स्कॉटलैंड वर एबल टू कैप्चर। उसके बाद स्कॉटलैंड को इन लोग कैप्चर कर लेते हैं। कैसे कैप्चर करते हैं? तो हैपनिंग विद द एक्ट ऑफ यूनियन। याद कीजिए बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्ट ऑफ यूनियन। तो देखिए एक्ट ऑफ यूनियन जो था वह आपको 1707 में आया था, और इसके द्वारा क्या किया गया था? जो स्कॉटलैंड था उसको इनकॉर्पोरेट किया लिया गया था, यानी कि किस में मिला लिया गया था? यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में मिला लिया गया था। और जैसे स्कॉटलैंड मिलता है 1707 में तो इसका नाम बदल करके फॉर्म कर दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन ऑफ यूनाइटेड किंगडम का स्थापना किया जाता है। अब यहीं पे लोग नहीं रुकता है। पीपल्स ऑफ स्कॉटलैंड लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, क्योंकि स्कॉटलैंड को जब अपने मिला लेगा तो जो स्कॉटलैंड के लोग थे ना उन लोग अपना आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, यानी कि अपना आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देते हैं। एंड वर फोर्सिबली बिहेव लाइक इंग्लैंड मैन। और अब उन लोग फोर्सिबली बिहेव करने लगे थे इंग्लिश मैन के जैसे। जैसे कि इंडिया में एक कल्चर है कि यदि आप इंग्लिश बोलते हैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा डिफाइंड समझते हैं कि भैया ये कहाँ से आ गया, विलायती बाबू आ गया। लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। आपका लैंग्वेज हिंदी है तो आप ज्यादा फोकस हिंदी पे करेंगे। इंग्लिश इज ओनली लैंग्वेज नॉट अ कैरेक्टर, यानी कि इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, किसी का कैरेक्टर नहीं है। यानी कि आप इंग्लिश बोलते इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका लैंग्वेज मदर टंग हिंदी है तो आप हिंदी को बहुत ज्यादा पर्सनिफाई करें, हिंदी को बढ़ाए। जरूरी नहीं कि बाकी लैंग्वेज मेरे ऊपर थोपा गया है तो हमको वही लैंग्वेज में बात करना है। जहां पे नीड होगा वहां पे सारे लैंग्वेज होना जरूरी है, लेकिन यदि आप इस देश में रहते हैं तो आपका लैंग्वेज ही सर्वोपरि होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सेम चीज देखने के लिए मिलता है आपको कि कैसे इंग्लैंड के लोग जब अपना आइडेंटिटी खो देते हैं और वह फोर्सफुली बिहेव करना शुरू कर देते इंग्लिश मैन के जैसा। ब्रिटिश अगेन सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट। ब्रिटिश
फिर से क्या करते हैं, प्रोटेस्टेंट लोगों को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। कहाँ पे, नॉर्दर्न आयरलैंड में। देखते हैं कि भाई यहाँ पे प्रोटेस्टेंट लोग हैं और कैथोलिक लोग भी है, लेकिन कैथोलिक लोग का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उन लोग प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। और क्या है, ओल्फेटोन एंड यूनाइटेड आयरिशमैन ट्राई टू रिवोल्ट, बट अब जो भी आयरलैंड के लोग थे, कैथोलिक लोग थे, उन लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, चाहते हैं प्रोटेस्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डरा के, धमका के, मार के, पीट के उनके चीजों को दबा सप्रेस कर दिया जाता है आयरलैंड के लोगों को। और आयरलैंड को भी फाइनली 1801 में, कब, 1801 में आयरलैंड को क्या किया गया था, 1801 में क्या किया गया था, अपने देश में कौन मिला देता है, इंग्लैंड मिला देता है। कब मिलाता है, 1801 में आयरलैंड को क्या कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। क्या किया जाता है, आयरलैंड को भी फाइनली ब्रिटेन का पार्ट बना लिया जाता है। इसी वजह से इसको अस्टेन केस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा। क्या क्वेश्चन है कि हाउ डिड द बाल्कन रिजिम्स बिकम द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन इंडिया। बताया था ना कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, वह बाल्कन रीजन से ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बाल्कन रीजन उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था और उस टाइम पे जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज थे, स्लेव्स का, मेनली स्लेव्स का ग्रुप था, उन लोग चाहते थे कि हमारा कल्चर अलग है तो हम लोग ये अपना अलग नेशन बनाएंगे। लेकिन वहां पे यूरोपियन कंट्री का फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सबका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इसके वजह से वहां पे एक नेशनलिस्ट टेंशन देखने के लिए मिलता है और लास्ट में जो बाल्कन रीजन होता है वहां पे बहुत ज्यादा रिवोल्ट शुरू हो जाता है, जिसके वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शुरुआत आपको वहीं पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए, द बाल्कन रीजन एम्पायर मॉडर्न डे कंट्रीज सच एज, उस टाइम के जो देश थे कौन कौन से थे, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया एटसेट्रा, इतने सारे देश आपको देखने के लिए मिलते थे। कहाँ पे, बाल्कन रीजन के अंडर में। और द बाल्कन वाज द रीजन्स ऑफ जियोग्राफिकली एंड एथनिक वेरिएशन। बाल्कन एक ऐसा रीजन था जहाँ पे बहुत ही अलग जियोग्राफी था और साथ में वहाँ का वेरिएशन, जो एथनिक कंपोजिशन था ना, वो भी बहुत अलग था। ऑफ मैनी स्टेट एंड टेरिटरीज whose inhabitants were commonly known as slaves, जिनका inhabitants जो थे वह मेनली स्लेव्स होते थे, क्योंकि जो पहले के एम्पायर होते थे ना, वो अपने स्लेव्स को एक एरिया देते थे, तो यही एरिया एक बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। और सेकेंड पॉइंट क्या, लार्जर पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन। बताया ना कि जो मैक्सिमम पार्ट था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, लेकिन यहाँ के जो ऑटोमन एम्पायर था ना, बहुत ज्यादा कंट्रोल हो चुका था और इन लोग चाहते थे कि हम लोग एक अपना खुद का देश बनाए, खुद का आइडेंटिटी बनाए, ठीक है। एंड रसिया एंड ऑस्ट्रेलिया कैरिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब इसके बीच में कौन घुस जाता है, तो रसिया घुस जाता है और रसिया घुस करके बाकी देशों पे अपना हक जताना शुरू करता है। जब वह अपना हक जताना शुरू करता है तो बाकी के जो लोग होते हैं ना, वह एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं और चाहते हैं कि नहीं, हम किसी और देश के अंडर में क्यों आए, हम लोग खुद का आजादी खुद से लेंगे। और द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म, क्योंकि उस टाइम पे पूरे के पूरे यूरोप में रोमांटिक आइडिया यानी कि रोमांटिसिज्म का आइडिया पूरी तरीका से फैल चुका था और यहाँ के लोग भी चाहते थे कि हम लोग नेशनलिस्ट बनेंगे और हम लोग अपने देश को आजाद करवाएंगे। और इसके वजह से यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन देखने के लिए मिलता है ऑटोमन एम्पायर में, मेड द रीजन्स वेरी एक्सप्लोसिव, जिसकी वजह से ये जो रीजन था बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव बन जाता है। और द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम, अब वहां के जो लोग थे उन्होंने चाहते कि हमारा क्लेम, मेरा देश है तो मेरा क्लेम रहे, मेरा आइडेंटिटी रहे और मेरा इंडिपेंडेंस हो, इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट खुद का लेना चाहते थे। ऑन नेशनलिटी एंड डिजायर टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट फ्रीडम। वो लोग बोलते थे कि भैया हमारा फ्रीडम तो छीन लिया गया है, हमारे ऊपर बहुत सालों से किसका राज है, ऑटोमन एम्पायर का राज है, अब हम लोग का खुद का कल्चर है, हम लोग अपना देश बनाएंगे, हम लोग का आइडेंटिटी खुद का होगा, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन खुद का होगा, किसी का अंडर में हम लोग बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। द बाल्कन ऑल्सो बिकम द सेंस ऑफ बिग पावर राइवलरी। अब वहां के जो लोग थे खुद ही चाहते थे कि हमको आजाद होना है, तो एक और राइवलरी शुरू हो चुका था। और ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेबल एंड मैरिटाइम, वहां पे जितने भी देश थे ना, वह कहीं ना कहीं किसके किनारे थे, तो आपका समुद्र के किनारे थे। तो यहाँ के जितने भी लोग थे उन लोग
के पास पावर था, मिलिट्री था, अपना बेस था, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन देखने के लिए मिला, और एक तो बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फ्लुएंस था, और यहाँ के लोगों के अंदर में खुद के लिए था कि हमको भैया आज़ाद होना है, लेकिन खुद के दम पे होना है, हमको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर है, हमारा ग्रुप है, तो हम ही लोग आज़ाद होंगे और ये हमारे नाम का होगा, ठीक है। अब each power, Russia, Germany, England and Austria, Hungary was keen to countering the hold of other power, लेकिन रसिया हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया और ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, इन लोग भी कम नहीं था। इन लोग चाहता था ना कि भैया पावर जितना हो सके हम लोग गेन कर ले, जितना एरिया हो सके कब्जा कर ले, जितना टेरिटरी हो सके अपने अंडर में कर ले, पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके वजह से यहाँ पे लोग जितने भी थे, इंग्लैंड हो गया, रशिया हो गया, हंगरी हो गया, सारे के सारे बहुत ज़्यादा होड़ में थे कि भैया हमको और से और एरिया कब्जा करना है, और इसके वजह से एरिया और भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है। एंड टू होल्ड द अदर पावर ओवर द बाल्कन एंड एक्सटेंडिंग इट्स ऑन कंट्रोल ओवर द एरिया, और इन लोग भी चाहता था कि हमारे एरिया पे किसी का कब्जा हो नहीं, लेकिन इन लोग चाहता था कि ये एरिया पे हमारा कब्जा हो। तो दिस लेड टू द सीरियस वार इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और यह जो होता है वह ऐसा रीजन होता है जहां से फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम नहीं था। सबसे पहले तो जो बाल्कन के स्लेव देश थे, यानी कि रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, सब लोग चाहते थे कि भैया हम अपने दम पे, क्योंकि उस टाइम पे जो ऑटोमन एम्पायर था वह कमजोर हो चुका था, और इन लोग चाहते थे कि ये जो पावर है वह हमारे हाथों में हो। इसके वजह से ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिला, और 3-4 देश और आ चुके थे, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ये लोग चाहते थे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना एरिया को हम अपने कंट्रोल में ले ले, जिसके वजह से यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वार का शुरुआत होता है। और जो बाल्कन रीजन था वह सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव रीजन के रूप में आता है। ये आपका पूरा पूरा चैप्टर था, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में लिखिएगा और जाकर के चेक कीजिए कि कितना बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है प्रीवियस ईयर, बार बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर से करवा दिया गया है। अब ये आप एग्जाम तक देखिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिए, नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिए, और एग्जाम में आप जाकर के चेक कीजिएगा, सारे के सारे आपको सेम मिलेंगे, ठीक है, एक भी बाहर से नहीं मिलेंगे। सारे डेटा आपको करवा दिए गए हैं, सारा एग्जाम में हो गया है। आपको सारा चीज ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? स्टार्टिंग में बताए थे कि सबसे पहले एक इंसान आता है, फ्रेडरिक शुर, 1848 में सारा काम करता है। फिर नेपोलियन आता है, 1804 में क्या नेपोलियन कोड लाता है। फिर नेपोलियन 1815 में हरा दिया जाता है। यहाँ से सारा शुरू होता है, कैसे फ्रांस आज़ाद होता है, कैसे जर्मनी होता है, कैसे इंग्लैंड होता है, और किस तरीका से एक स्ट्रेंथ कैसे ब्रिटेन बनता है, कैसे इटली होता है, कैसे ग्रीस आज़ाद होता है। याद है ना, ग्रीस जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था, ठीक है। उसके बाद में लॉर्ड ब्रियन कौन था, सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप जाएं पीछे के वीडियो देखें, और यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और उसको भी अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। पहले आप इसको देखिए और जा करके आप इसको 1-2 बार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही से आने वाला है, और सारा एग्जाम में यही से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बार बार यही क्वेश्चन आता है, आगे भी आपको सेम यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सेम टू सेम आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, तो आप अपने दोस्तों का भी हेल्प जरूर करें।